फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसके ऑर्गन्स को। तो एक होते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इंटरनल जेनिटेलिया होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको आपको पता है हम जेनिटेलिया कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इंटरनल जेनिटेलिया होते हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? तो इंटरनल जेनिटेलिया में आ जाते हैं टेस्टिस, जिसको हम टेस्टिस भी कहते हैं। और बेसिकली एक टेस्टिस आ जाता है इसमें, और एक आ जाते हैं इसमें एक्सेसरी एक्सेसरी ग्लैंड। ये दोनों जो हैं वो इंटरनल पार्ट आ जाते हैं। अब बेसिकली तो टेस्टिस बॉडी से बाहर हैंग कर रही होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान ये बॉडी के अंदर होती हैं, बाद में आती हैं बाहर उस डेवलपमेंट के। तो उस वजह से इसको हम इंटरनल ऑर्गन के अंदर ही शुमार करेंगे। और टेस्टिस जो हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, ये मेल के गोनेड्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? बेसिकली बेसिक जो इनका काम है वो स्पर्म या सेक्स सेल जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो मेल का जो, अगर हम इसकी बात करें मेल की, तो ये मेल के जो जेनिटेरिया हैं इनमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम कह रहे हैं इंटरनल। तो इंटरनल के अंदर क्या आ गया? एक तो आ गई ये टेस्टिस, सही। और टेस्टिस के अलावा जो यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं और उसके साथ होते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। कुछ एक्सेसरी सिस्टम जो होता है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? एक्सेसरी सिस्टम कहेंगे। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक तो टेस्टिस हो गए और दूसरा हो गया क्या? दूसरा हो गया एक्सेसरी सिस्टम। एक्सेसरी सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? एक्सेसरी सिस्टम में आ जाएगा, एक तो एक्सेसरी ग्लैंड आ जाएंगे और एक आ जाएंगे एक्सेसरी डक्ट्स। अब मिसाल के तौर पे देखें, इस टेस्टिस से जब स्पर्म बनते हैं तो टेस्टिस से स्पर्म जो आगे जिन नालियों के जरिए जाते हैं उनको हम कह रहे हैं एक्सेसरी डक्ट्स। इसके अलावा इन एक्सेसरी डक्ट्स के साथ जो है वो कुछ ग्लैंड्स भी लगे हुए होते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स के साथ क्या लगे हुए होते हैं? कुछ यहाँ पर जो है वो कुछ ग्लैंड्स भी लगे हुए होते हैं जहाँ से सिक्रीशंस होती हैं। तो ये सब पार्ट्स जो हैं, कहने का मकसद ये सब के सब इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर शुमार होंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये बाहर टेस्टिस के जिन, एक पाउच ऑफ स्किन में जिसमें ये टेस्टिस जो है वो हैंग कर रही होती हैं, जिसमें मौजूद होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्क्रूटम। तो हम क्या कहते हैं? स्क्रूटम कहते हैं। तो वो किसमें आता है? वो आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ठीक है। बाहर की तरफ, वो बाहर की साइड आप में होता है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और उसके साथ ही जो है ये मेल का कपुलेटरी ऑर्गन जो पेनिस होता है, ये भी जो है वो पीनस जो है ये भी बाहर की तरफ होता है। तो इस पीनस को भी हम किस में लेंगे? इस जो है वो पीनस को भी हम जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर शुमार करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात करी कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ इंटरनल जेनिटेलिया होते हैं। इंटरनल जेनिटेलिया के अपने नाम याद रखने हैं, टेस्टिस और एक्सेसरी सिस्टम। एक्सेसरी सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड आ जाएंगे और एक्सेसरी डक्ट आ जाएंगी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर की तरफ होते हैं उनमें स्क्रूटम आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे स्क्रूटम की कि स्क्रूटम क्या होता है। आ, इसको डिस्कस करेंगे आगे। और ये जो है वो पीनस इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी। स्टार्ट करते हैं हम किससे? ग्लैंड से। तो इसका जो है वो गोनेड से है। तो मेल गोनेड जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम टेस्टिस भी कहते हैं। तो गोनेड की अगर हम बात करें, मेल गोनेड, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम टेस्टिस कह रहे हैं। तो मेल गोनेड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले तो देख लें कि इसका काम क्या है, किस चीज़ की प्रोडक्शन का काम करता है ये। तो इसमें दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एक तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक तो ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म। जो मेल के सेक्स सेल्स हैं, मेल गैमेट्स, स्पर्म है, वो भी टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जो सेक्स हार्मोन होता है मेल का, जिसको हम, जो हार्मोन है जिसको हम कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है मेल का सेक्स हार्मोन, ये भी जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये भी टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब अगर टेस्टिस की हम लोकेशन की बात करें कि ये टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होती हैं, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें
तो टेस्टिस की जो लोकेशन है बेसिकली डेवलप इनसाइड एब्डोमेन। ये कहाँ डेवलप होती है? डेवलप होती है इनसाइड एब्डोमेन। यानी जब एक मेल चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये जो टेस्टीज होती हैं डेवलप कहाँ होती हैं? एब्डोमेन के अंदर, यानी बेली रीजन के अंदर ये एब्डोमेन में क्या होती हैं? ये डेवलप होती हैं। तभी तो हम इसको इंटरनल ऑर्गन के तौर पे लेते हैं। लेकिन ये हमेशा एब्डोमेन के अंदर रहती नहीं है, बट बिफोर बर्थ, लेकिन बर्थ से पहले, जब बच्चे की बर्थ का टाइम आता है उससे पहले जो है वो ये कहाँ आ जाती हैं? कम टू लाई इन स्प्रूटम। बच्चे की बर्थ से पहले ये किस में आ जाती हैं? ये एक स्किन का एक पाउच होता है जो मेल के दोनों थाइस के बीच में लटक रहा होता है, ये इसको हम स्क्रूटम कह रहे हैं। तो जब बच्चे की बर्थ होती है तो बच्चे की बर्थ से पहले जो है ये टेस्टिस किसके अंदर आ जाती हैं? ये टेस्टिस आ जाती हैं किसके अंदर? ये टेस्टिस आती हैं किसमें? स्क्रूटम के अंदर आ जाती हैं, यहाँ पर स्क्रूटम के अंदर ये टेस्टिस आ जाती हैं। अब ये जो स्क्रूटम होता है बेसिकली, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये क्या है? ये पाउच ऑफ स्किन है, यानी स्किन का जो है वो एक पाउच है, एक थैली है, ठीक है। और ये कहाँ होती है स्क्रूटम? ये बेसिकली जो है लोकेटेड होती है आउटसाइड एब्डोमेन। आउटसाइड एब्डोमेन यानी एब्डोमेन से बाहर लोकेटेड होती है। टेस्टिस तो एब्डोमेन में डेवलप होती है। फिर टेस्टिस जब बर्थ का टाइम आता है तो उस वक्त जो है वो, उससे पहले जो है वो टेस्टिस जो है वो किस में आ जाती हैं? स्क्रूटम में आ जाती हैं। और स्क्रूटम कहाँ होता है? ये होता है आउटसाइड द एब्डोमेन, बिटवीन थाई। इसके दरमियान में, रानों के दरमियान में। देखो ये एक था है, ये दूसरी था है, इसके दरमियान में जो है क्या है? ये जो है वो स्क्रूटम जो है वो मौजूद है। यहाँ पर मैं स्क्रूटम को जो है वो रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये रेड कलर, सॉरी, रेड कलर से ये मैंने शो कर दिया। ये स्क्रूटम है और इसके अंदर क्या है? ये टेस्टिस है। अच्छा, क्यों ऐसा? अगर हम इसकी रीजन देखें, ऐसा क्यों होता है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से बाहर स्क्रूटम में आ जाती हैं? टेस्टिस हमेशा के लिए एब्डोमेन में भी तो रह सकती हैं, तो वो एब्डोमेन से स्क्रूटम में क्यों आती हैं? उसकी एक वजह ये होती है कि स्पर्म्स को डेवलप होने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पर्म इतने बेहतर डेवलप नहीं हो सकते। तो स्पर्म्स अनएबल टू डेवलप, यानी स्पर्म डेवलप ही नहीं होंगे, अनएबल टू डेवलप, यानी स्पर्म जो है वो डेवलप नहीं होते किस टेम्परेचर पे? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो टेस्टिस फिर किस में आ जाती हैं? स्क्रूटम में आ जाती हैं। और स्क्रूटम क्या करता है? टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखता है? मेंटेन अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या रख रहा है? उसको कम रख रहा है टेम्परेचर। तो कौन? स्क्रूटम। तो इसी वजह से जो है ये कहाँ पर आ जाते हैं? ये स्क्रूटम के अंदर जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली किसकी? स्क्रूटम की बात कर ली। अब अगर हम टेस्टिस की तरफ भी दोबारा आए और हम देखें कि टेस्टिस जो है इसकी कंपोजिशन क्या है। अगर हम इसको जो है वो टेस्टिस को जो है वो एनाटॉमिकली जो है इसको ओपन कर देखें तो टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं, किस चीज़ की बनी हुई होती है ये टेस्टिस। तो इसकी जो है वो बेसिकली कंपोजिशन जो है वो क्या है, अगर हम देखें किसकी? टेस्टिस की। तो टेस्टिस की अगर हम बात करें किसकी कंपोजिशन की, तो टेस्टिस बेसिकली कंपोज ऑफ, ये किसकी बनी हुई होती है? कंपोज ऑफ लोब्यूल्स। यहाँ पर मैं अगर एक टेस्टिस लूँ, ये एक टेस्टिस का अगर मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाऊँ, एक टेस्टिस का एक सेक्शन लूँ, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लूँ, तो यहाँ पर आप देखें ऐसे जो है वो इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। जैसे आपने ऑरेंज के अंदर देखे होंगे इस तरह से पीसेस, तो इसी तरह टेस्टिस के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं? किससे कंपोज होती है? लोब्यूल से। ये क्या है? ये है लोब्यूल। अराउंड 200 300 तक लोब्यूल जो है वो एक टेस्टिस के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो टेस्टिस किससे कंपोज होती है? लोब्यूल में। और लोब्यूल जो है वो इनके अंदर क्या मौजूद होता है? लोब्यूल के अंदर मौजूद होता है कंटेन टाइटली
coiled seminiferous tubule। ट्यूब्यूल यानी ये जो लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल के अंदर, तो मैं जो है वो पिंक कलर से शो कर रहा हूँ, इस लोब्यूल के अंदर ऐसी क्वाइल ट्यूब मौजूद होती हैं, हाईली क्वाइल ट्यूब, वन से लेके थ्री तक हो सकती हैं। इन ये जो हाईली क्वाइल ट्यूब्स हैं किसके अंदर, जो लोब्यूल्स के अंदर हैं, इनको हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं कब मोस्ट ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का जो मोस्ट पार्ट है वो कौन बना रही है, वो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही बना रही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें, लोब्यूल्स के अंदर। मैंने आपको क्या बताया, 200 से लेकर 300 तक लोब्यूल्स होती हैं एक टेस्टिस, और जो है वो उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, वन से लेके थ्री तक जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो मौजूद हो सकते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है, बेसिकली स्पर्म की जो प्रोडक्शन है, जो स्पर्म बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वो बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं सर्टोली सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं सर्टोली सेल्स, और इनका काम क्या होता है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में। कैसे हेल्प करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन में, तो ये सर्टोली सेल जो है वो जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको नरिश करते हैं, उनको एक तरीके से फूड देते हैं, उनको नरिश करते हैं। तो इस तरह से स्पर्म की डेवलपमेंट में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तभी हम सर्टोली सेल्स को जो है वो नर्सिंग सेल्स भी जो है वो कह सकते हैं। और आप ये जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। सिंपली आप स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कहोगे, प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है वो टेस्टिस के किस पार्ट में होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस के जिस पार्ट में होती है उनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर आपसे पूछा जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ मौजूद होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लोब्यूल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। लोब्यूल कहाँ होती हैं, लोब्यूल टेस्टिस के अंदर होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो कौन से सेल्स होते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बाय नरिशिंग देम, उनको नरिश करके, तो वो कौन से सेल्स होते हैं, वो सर्टोली सेल्स होते हैं। ये बात आपने जो है वो याद रखी। अच्छा, ये हमने बात कर ली इंटरनल ऑर्गन में, किसकी, इंटरनल ऑर्गन में हमने बात कर ली टेस्टिस की। टेस्टिस के बाद इंटरनल ऑर्गन में हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सेसरी एक्सेसरी सिस्टम। और एक्सेसरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं एक्सेसरी डक्ट। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। यानी हमारे पास जो है वो टेस्टिस के साथ जो डक्ट्स एसोसिएटेड होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। अब मैं यहाँ पर, आपको पता है हमारे पास कितनी टेस्टिस होती हैं, यहाँ ह्यूमन मेल के पास दो टेस्टिस होती हैं। अब एक टेस्टिस तो ये हो गई, और दूसरी टेस्टिस ये हो गई। जैसे यहाँ से डक्ट्स निकल रही होती हैं, सेम यहाँ से डक्ट्स भी निकल रही होती हैं दोनों तरफ से। तो मैं दोनों तरफ का बनाकर आपको शो नहीं करूंगा, तस्वीर में सिर्फ एक ही तरफ की, यानी इस तरफ की सिर्फ बनाकर शो करूंगा, दोनों साइड से शो नहीं करूंगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो एक टेस्टिस से डक्ट निकल रही है, सेम वैसी ही जो है वो दूसरी टेस्टिस से भी निकल रही होंगी, जिनको हम एक्सेसरी डक्ट कह रहे हैं। थोड़ा इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस से जो है ये होती हैं। तो अगर बात करें तो सबसे पहले जो है, अगर मैं कहूँ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनको हम डक्ट तो नहीं कह रहे, बेसिकली ये तो मेन पार्ट्स हैं जहाँ पर क्या बनते हैं, जहाँ पर स्पर्म बनते हैं। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन जाते हैं, तो वो स्पर्म जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मिसाल, अब देखो मैं यहाँ पर एक टेस्टिस बना देता हूँ, जैसे टेस्टिस यहाँ पर बनाऊँ ये। अब ये हो गया लोब्यूल, बहुत सारे लोब्यूल नहीं बना रहा हूँ, एक ही बना रहा हूँ। और उसमें ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाईली क्वाइल ट्यूब्यूल, और इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रेट। अब जब स्पर्म बन जाते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म आते हैं एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में। ट्यूब्स के किसमें आ जाते हैं, एक नेटवर्क में, एक छोटे से जाल में, और उसको हम कहते हैं रेटे टेस्टिस।
इसको क्या कहते हैं, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या है, ये नेटवर्क को स्मॉल ट्यूब, ये स्मॉल ट्यूब्स का क्या है, एक नेटवर्क है। छोटा छोटा सा मैंने बना दिया, इतना क्लियर मैं इसको बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लें। पिंक कलर से मैं, सॉरी रेड कलर से शो कर देता हूँ स्पर्म को। देखें स्पर्म यहाँ से किस में आया, ये आ गया, स्पर्म्स आ गया ये रेटिटेस्टिस। फिर रेटिटेस्टिस जो होती हैं, उनसे क्या होता है, उनसे निकलती हैं, ग्रीन कलर से शो कर देता है, रेटिटेस्टिस से सीरीज ऑफ स्मॉल डक, छोटी छोटी डक्स निकलती हैं, सीरीज ऑफ स्मॉल डक इनको। ये जो सीरीज ऑफ स्मॉल डक्स होती हैं जो रेटिटेस्टिस से निकलती हैं, तो रेटिटेस्टिस क्या करती है, स्पर्म किसको दे देती है, इन्हीं डक्स को दे देती है जिनको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। और इन डक्स को हम कहते हैं एफरेंट, इनको हम कहते हैं एफरेंट डक्टस। क्या है एफरेंट डक्टस, सीरीज ऑफ स्मॉल डक्ट। ये देखो छोटी छोटी ये ग्रीन कलर की जो स्मॉल डक्ट थी, इससे स्पर्म, रेटिटेस्टिस से स्पर्म किसमें चले गए, एफरेंट डक्टस। फिर एफरेंट डक्टस क्या करता है, इन स्पर्म को दे देता है एक मैन जो है वो डक्ट होती है जिसको कहते हैं एपिडिडिमस। यहाँ बना देता हूँ पूरी, यहाँ पर एक लॉन्ग होती है इससे एपिडिडिमस। ये मैं एपिडिडिमस को किस कलर से शो कर देता हूँ, पिंक कलर से, ये से शो कर दिया एपिडिडिमस। रेटिटेस्टिस ने स्पर्म जो है वो किसको दे देगी, ये स्पर्म, सॉरी रेटिटेस्टिस ने एफरेंट डक्ट स्पर्म किसको दे देगी, ये स्पर्म दे दी है इसने, किसको देती है, एपिडिडिमस। सही है। अब हम कह सकते हैं कि रेटिटेस्टिस से स्पर्म आते हैं एपिडिडिमस में, किसके थ्रू आते हैं, किसके थ्रू, एफरेंट डक्टस के थ्रू। यानी एफरेंट डक्टस जो है वो, अगर मैं कहूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एफरेंट डक्ट्स के में किसके थ्रू स्पर्म्स आते हैं, आपको हो गया रेटिटेस्टिस के जरिए। लेकिन मैं कहूँगा रेटिटेस्टिस से एपिडिडिमस में किसके थ्रू आते हैं, तो वो आते हैं एफरेंट डक्टस के थ्रू जो है आ जाते हैं, किसमें, एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के हवाले से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लें कि ये यहाँ पर क्या होता है कि एपिडिडिमस में स्पर्म सेल, स्पर्म्स के जो सेल होते हैं आर कैप्ट, उनको रखा जाता है। और कब तक उनको रखा जाता है, अनटिल दे मैच्योर, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्पर्म जो बनते हैं उसके बाद मैच्योर होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, मैच्योर होते हैं एपिडाइडम। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते और रेडी नहीं हो जाते किसके लिए, मैच्योर होने के बाद फिर वो रेडी हो जाते हैं, कंप्लीट डेवलप होते हैं, फिर रेडी होते हैं एजेकुलेशन के लिए, यानी वो बॉडी से बाहर फिर उसको क्या किया जा सके, डिस्चार्ज किया जा सके। उससे पहले जब उनको मेच्योर होना होता है, पूरा कंप्लीट डेवलप होना होता है, तो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं एपिडेडिमस। जब एजुकुलेट करना होगा तो उस टाइम एपिडेडिमस जो है स्पर्म्स को अपने पास ही रखेगी, वो मजीद आगे भेज देगी। और एपिडेडिमस जो डक्ट है, इससे जो है वो आगे स्पर्म जिस डक्ट में जाते हैं, मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ, ये एक मजीद डक्ट शो कर रहा हूँ, ये आगे, आगे मैंने मजीद एक डक्ट शो कर दी है जो एपिडिडिमस है। इससे आगे जो स्पर्म जाते हैं वो किस में जाते हैं, वो जाते हैं जिस डक्ट के अंदर, एक लॉन्ग डक्ट में, ट्यूब में जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाज, वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस कहते हैं इसको, डक्टस डिफरेंस भी हम कह सकते हैं। ये भी एक ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। अब इसकी भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, वाज डिफरेंस की भी जो है वो, थोड़े से जो है वो वाज डिफरेंस की भी। सबसे पहले तो क्या है, ये वाज डिफरेंस जो है एक थिक ट्यूब है, पहले तो याद रखें कि ये क्या है, ये थिक जो है वो ट्यूब है। यहाँ पर देखें व्हाइट कलर से जो मैंने शो किया है, ये क्या है, ये थिक जो है वो ट्यूब है। अच्छा, क्या करती है, कहाँ से स्पर्म लेती है ये, पेरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस, यानी एपिडिडाइमिस से स्पर्म को कैरी करती है। यानी स्पर्म कहाँ से लिए इसने, इसने जो स्पर्म कलेक्ट किए हैं वो एपिडिडाइमिस से किए हैं। और एपिडिडाइमिस ने किससे किए थे, एफरेंट डक्टू से, एफरेंट डक्ट से किए थे। एफरेंट डक्ट ने रेटिटेस्टिस से, और रेटिटेस्टिस ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कलेक्ट किया था।
इसका काम क्या होता है, वेज डिफरेंस जो है ये भी स्पर्म को क्या करती है, स्टोर करती है। ये स्टोर स्पर्म यानी एजिकुलेट होंगे उससे पहले उसको क्या करेगी, ये स्टोर करती है। और इसका आगे वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसे थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है इसका आगे का। जो इसका पार्ट थोड़ा एक्सपेंडेड हो जाता है उसको हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या है, ये बेसिकली जो है वो डक्टस डिफरेंस का जो है वो क्या है, या जिसको वेज डिफरेंस कहेंगे, इसी का क्या है, एक पार्ट है। क्या है ये, एम्प्यूला। मतलब इसको कह सकते हैं कि एक्सपेंडेड पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ वेज डिफरेंस। वेज डिफरेंस जो है उसका क्या है, ये एक जो है वो एक्सपेंडेड जो है वो पार्ट है। यहाँ पर हमने बात कर ली और ये इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ये रिजर्वायर का काम करता है। ये एम्प्यूला जो है ये भी किसका काम करेगा, असल में जो है ये रिजर्वायर है। किसका, स्पर्म का रिजर्वायर है। मैंने कहा ना जो स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडाइडिमस में, किस जगह पर स्टोर होंगे, वो स्टोर होंगे इस एम्प्यूला के अंदर जो है वो स्टोर होंगे। अच्छा, इस एम्प्यूला के बाद जो पार्ट आता है तो मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर दूं ताकि उस पार्ट को मैं आपको यहाँ पर तस्वीर बनाकर दिखा सकूं, इधर देखो। अब ये जो एम्प्यूला है, अब आगे क्या होता है, ये आगे यूरिनरी ब्लेडर आ जाता है। मैं यूरिनरी ब्लेडर को जो है वो शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो वास्ट रेफरेंस है ये पूरा यूरिनरी ब्लेडर को ऐसे कवर करता है। मैं वहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर अभी आपको शो कर बना के दिखा नहीं रहा हूँ ताकि ये पार्ट्स क्लियर हो सके। अब इधर देखो, अब क्या होता है, यहाँ पर होती है एक सेमिनल वेजिकल, एक ग्लैंड होता है। सेमिनल वेजिकल क्या है, एक ग्लैंड है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, सेमिनल वेजिकल एक ये ग्लैंड है। अब ये जो सेमिनल वेजिकल का ग्लैंड होता है उसकी जो एक्सक्रीटरी कैनाल होती है, ये जो इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट है, इसकी सेमिनल वेजिकल जो है उसकी जो ये एक्सक्रीटरी डक्ट है और ये जो एम्प्यूला है, इन दोनों के मिलने से, इनके दोनों के मिलने से जो है वो एक डक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं एजैक्युलेटरी लेटरी डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एजैक्युलेटरी डक्ट। देखो किसके मिलने से बनी है। अब पहले तो बात याद रखो कि एजैक्युलेटरी डक्ट जो बनी है वो किसके मिलने से बनी है, किसकी ज्वाइनिंग से बनी है। एक तो जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल प्लस कौन सी चीज, एम्प्यूला। जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला किसका पार्ट है, एम्प्यूला पार्ट है जो है बेसिकली वाज डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस का पार्ट है, क्या, एम्प्यूला। ये एम्प्यूला। और जो एक्सक्रीटरी डक्ट है वो किसका पार्ट है, वो सेमिनल वेजिकल का पार्ट है। इन दोनों के आगे ज्वाइन होने से एक डक्ट बनी है जिसको हम कह रहे हैं एजिकुलेटरी डक्ट। सही है। अच्छा, अब ये एजिकुलेटरी डक्ट का बारे में थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। ये स्पर्म डिपो इसका काम क्या होता है, स्पर्म डिपॉजिट इन एम्प्यूला विद फ्लूइड जनरेटेड बाय द सेमिनल वेजिकल, यानी कंबाइन करती है। ये किसको कंबाइन करती है, अब ये स्पर्म आए कहाँ से, स्पर्म आ गए यहाँ से। मैं इसको कुछ इस तरह बताता हूँ कि एम्प्यूला से आए स्पर्म और सेमिनल वेजिकल से क्या आया, फ्लूइड आया। इन दोनों को क्या कर दिया इसने, कंबाइन कर दिया। आपको पता है जब स्पर्म और ये जो फ्लूइड्स होते हैं, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनके जो फ्लूइड्स कंबाइन होते हैं, तो उस कंबाइन होने के बाद जो सिक्रीशंस बनती हैं उसको हम क्या, जो फ्लूइड बनता है उसको हम सीमेन कहते हैं। सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, यानी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं और स्पर्म। तो मतलब ये एजुकुलेटरी डक्ट क्या करता है, कंबाइन करता है किसको, स्पर्म को। स्पर्म कहाँ से आ रहे होते हैं, ये एम्प्यूला के अंदर जो स्पर्म है, और साथ में क्या होता है, फ्लूइड। और आपको पता है ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा होता है, फ्लूइड आता है इस सेमिनल वेजिकल से। चलो इस फ्लूइड को मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ, ये फ्लूइड आया सेमिनल वेजिकल से। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, ये कंबाइन जो है वो कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आगे की तरफ मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब आगे की तरफ क्या होता है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ एक और ग्लैंड होता है। यहाँ से एक सिंगल ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड।
अब ये फ्लूइड यहाँ से गुजरता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये जो दोनों जो स्पर्म और फ्लूइड मिलकर कहाँ से गुजरते हैं, ये ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये अपनी भी सिक्रीशन इसके अंदर मिक्स कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद ये फ्लूइड दाखिल हो जाता है एक और डक्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। एक और डक्ट में दाखिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। ये किसमें आ गया, ये यूरिथ्रा के अंदर आ गया। अब क्या है यूरिथ्रा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके अब मैं आपको बना के देता हूँ। मैं वापिस कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक टेस्टिस है, टेस्टी है, और ये दूसरी टेस्टिस है। अब इसमें से अंदर के वाले पार्ट्स हमें नहीं, मतलब अभी शो कर रहा हूँ, रेटी टेस्टिस हो, ये सब चीज़ें मैं शो नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी मैं सिंपल जो है एपिडाइडमस को शो कर रहा हूँ। एपिडाइडमस यहाँ पर हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, ये जो मैंने किससे शो किया, जिसको मैंने शो किया येलो से। उसके बाद फिर मैं जो है वो वाइट कलर से शो कर देता हूँ। ये जा रहा है ट्यूब, थिक ट्यूब जा रही है, जिसको कह रहे हैं वाज डिफरेंस। एक वाज डिफरेंस यहाँ से और एक वाज डिफरेंस यहाँ से, सही है। अब ये वाज डिफरेंस किसके ऊपर से गुजरेगा, ये गुजरेगा आपके यूरिनरी ब्लैडर को कॉइल करके वहां से। अब ये पीछे की तरफ ये चीजें हो रही होती हैं, मैं आपको ये आगे की तरफ दिखा देता हूँ। फिर क्या होता है, ये जो वाज डिफरेंस है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं। सही है, एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। फिर यहाँ पर सेमिनल वेजिकल की डक्ट और एम्प्यूला दोनों मिलते हैं, और इनके मिलने से एक डक्ट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, चलें दूसरे कलर से शो कर देता हूँ मैं इसको, रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ये मिलके बनी कौन सी वाली डक्ट, ये बन गई एजेकुलेटरी डक्ट, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया। फिर ये एजुकुलेटरी डक्ट जो होती हैं, दोनों एजुकुलेटरी डक्ट जो हैं, ये एंटर हो जाती हैं, ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, एक ट्यूब में जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। इसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। अब देखो यूरिथ्रा जो है, ये जो यूरिथ्रा है इसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसको यूरिनो जेनिटल डक्ट भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों कहते हैं। अब हम इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट इस वजह से कहते हैं, अभी एक चीज प्रोस्टेट ग्लैंड में यहाँ पर बनाना भूल गया था, तो यहाँ पर देखें येलो से शो कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके चारों तरफ ऐसे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरते हुए ये दोनों यहाँ पर किसमें एंटर हो जाते हैं, यूरिथ्रा के अंदर खुल जाती हैं ये एजुकुलेटरी डक्ट। अब जो यूरिथ्रा है इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। इसको हम क्यों यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, कि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होगा, वो यूरिन भी इसी से पास होगा यूरिथ्रा से, और जो यहाँ से स्पर्म आएंगे एजुकुलेटरी डक्ट से, जो स्पर्म आएंगे वो भी जो है वो कहाँ से गुजरेंगे, इसी यूरिथ्रा से। मतलब हम कह सकते हैं कि यूरिथ्रा एक कॉमन ट्यूब है, यूरिन को पास करने की भी यही ट्यूब है, और जो सीमन होता है स्पर्म और उसकी फ्लूइड को मिलाकर हम सीमन कह रहे हैं, उसको भी पास करने की यही एक ट्यूब है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। वाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट, बिकॉज इट इज अ कॉमन ट्यूब। इट इज अ कॉमन ट्यूब फॉर यूरिन एंड रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज, फॉर यूरिन एंड रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज दोनों के लिए एक ही जो है वो ये ट्यूब। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली एक्सेसरी डक्ट की, हमने बात कर ली। और इसका सीक्वेंस आपने याद रखना है, एक्सेसरी डक्ट का सीक्वेंस क्या है। पहले इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर आया किसके अंदर, रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से जो है वो एफरेंट डक्ट, डक्टस में, एफरेंट डक्टस से एपिडाइडमस, एपिडाइडमस से वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस से एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, सही है। और यूरिथ्रा में दाखिल होने से पहले जो है वो एक ग्लैंड होता है जिसमें से ये गुजर के जाते हैं, और वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। वो तो एक ग्लैंड है, सही, जिसको हम आगे बात करेंगे अभी। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली एक्सेसरी डक्ट्स की, जो कि कौन सा था, जो कि इंटरनल जेनिटेलिया में आ रहा था। और इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर एक्सेसरी ग्लैंड भी जो है वो इंटरनल जेनिटेलिया ही में आते हैं, जिसको हम कह रहे हैं एक्सेसरी 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 ग्लैंड। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड जो होते हैं, हम तीन एक्सेसरी ग्लैंड जो हैं वो इंडक्स के साथ लगे हुए होते हैं। एक को हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ। एक को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड,
के बारे में भी बात कर चुके हैं। और तीसरा जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब सबसे पहले सेमिनल वेजिकल की बात करें, तो सेमिनल वेजिकल कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन, कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ये सीमेन है, तो इस सीमेन के अंदर आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक तो ये स्पर्म हो गए, और स्पर्म के चारों तरफ क्या है, ये ब्लू से शो कर देता हूँ, ये फ्लूइड है। और ये फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है, वो ये ग्लैंड ही सीक्रेट करते हैं, तीनों ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में, जो फ्लूइड सीक्रेट करता है सबसे ज्यादा, वो कौन से सीक्रेट करता है, सेमिनल वेजिकल। वैसे ये फ्लूइड सीक्रेट क्यों किया जाता है, इस फ्लूइड की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है, मूवमेंट करने की सलाहियत बढ़ती है, नरिशमेंट नरिश करता है, ये जो है वो क्या कहते हैं, जो ये फ्लूइड होता है जो सीक्रेट होता है। और जो यूरिन के की एसिडिटी जो होती है, यूरिथ्रा से यूरिन गुजरा होता है, उस एसिडिटी को भी क्या करता है, ये खत्म करता है। तो हमने बात कर ली सेमिनल वेजिकल की, जो कि 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, इस सीमन के जो है वो बेसिकली वॉल्यूम में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, इसके बारे में अगर बात करो तो लार्जेस्ट ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड में अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, ये ग्लैंड भी पेयर की शक्ल में होता है, बात याद रखना, और बल्बस ग्लैंड ये भी पेयर की शक्ल में होता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ही होता है। ये क्या होता है, ये सिंगल होता है, और ये लार्जेस्ट क्या है, ये ग्लैंड है। और इस ये जो है वो इट्स सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट, यानी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो सिक्रीशन है, डायरेक्टली इनटू यूरिथ्रा, यानी इसकी जो प्रोडक्ट होती है, इसकी जो सिक्रीशन होती है, डायरेक्ट यूरिथ्रा के अंदर जाती है, ठीक है ना, एम्पुला वगैरह की तरफ उधर नहीं है, डायरेक्ट इसमें सिक्रीट करता है यूरिथ्रा के अंदर। अच्छा, इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है, ये स्मॉल ग्लैंड है, सबसे स्मॉल ग्लैंड के अंदर यही सबसे स्मॉल ग्लैंड है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है अलोंग द यूरिथ्रा, इसकी लोकेशन कहाँ है, यूरिथ्रा में। और कहाँ पर होता है, यूरिथ्रा में, बेलो प्रोस्टेट ग्लैंड, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। मिसाल के तौर पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिथ्रा है, इसके साइड में दो लगे हुए होते हैं छोटे छोटे ग्लैंड। और इनका काम क्या होता है, ये कब अपनी सिक्रीशन कब देता है, जब स्पर्म पास हो रहे होते हैं, किससे, यूरिथ्रा से। यूरिथ्रा से जब स्पर्म पास हो रहे होते हैं बिफोर एजुकुलेशन, ये एक सिक्रीट करता है, अब सिक्रीट क्लियर म्यूकस, एक क्लियर म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है, न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ यूरिन इन यूरिथ्रा, यानी इस यूरिथ्रा से जो यूरिन गुजरा होता है, तो उस यूरिन की एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, जो सिक्रीशंस होती हैं, जो फ्लूइड सिक्रीट होता है, म्यूकस लाइक। और वो कब सिक्रीट होता है, वो उस वक्त सिक्रीट होता है जब स्पर्म किसके अंदर आ रहे होते हैं, जब स्पर्म यूरिथ्रा की तरफ आ रहे होते हैं, तो यूरिथ्रा से एजुकुलेट हो रहे होते हैं, जब निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त सिक्रीट होता है, ताकि जो है वो यूरिथ्रा के अंदर जो एसिडिटी है उसको क्या कर सके, उसको जो है वो खत्म कर सके। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली इंटरनल जेनिटेलिया की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीजें आ जाती हैं, एक एक पीनस आ जाता है, और दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है इसमें स्क्रूटम। तो पहले बात कर लेते हैं पीनस की, बात कर लेते हैं पीनस के बारे में। जैसे आपको मैंने बता दिया कि ये किस में आता है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है, बॉडी से बाहर होता है, तो इस वजह से इसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे। ये कपुलेटरी ऑर्गन भी इसको कहते हैं, कपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, यानी मेल को अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी में डिस्चार्ज करने होते हैं, तो वो इस पेनिस के थ्रू ही करता है, तो इस वजह से इसको हम जो है वो पीनस के थ्रू करता है, तो इसको हम कपुलेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। और ये जो पीनस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अगर हम पार्ट देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। एक तो इसमें ग्लैंड्स होता है, जिसको हम हेड भी कह सकते हैं, ग्लैंड के अलावा एक शेफ्ट होता है इसमें, और एक होता है इसमें रूट। अगर मैं इसे पेनिस ड्रा करूं साइड वे में, तो देखें, जस्ट अ मिनट। तरह से अगर मैं पेनिस ड्रा करूं, तो देखें सबसे पहले जो इस पेनिस का आउटर वाला साइड है,
ये बाहर वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहेंगे, सबसे टिप जो है इसको कहेंगे ग्लैंड। जो इसकी टिप है इसको आप हेड भी कह सकते हैं, तो आप ग्लैंड भी कह सकते हैं जो टिप पर है। और ये क्या पार्ट होता है, बहुत हसास पार्ट होता है, बहुत पेनिस का, पीनस का बहुत ये सेंसिटिव पार्ट। और इसमें क्या होती है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यानी यहाँ पर ये यूरिथ्रा जो होता है, ब्लू कलर से शो कर देता हूँ यूरिथ्रा को, जिसको आप यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट कह रहे हो, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो यहीं से होती है, एंड पर यूरिथ्रा, यहीं से इसकी जो ओपनिंग यूरिथ्रा की जो है वो बाहर की साफ बॉडी से बाहर जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, जहाँ से यूरिन पास होता है, जहाँ से जो है वो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड पास होगा, वो इसी जगह से, इसी ओपनिंग से जो है वो पास होगा। अच्छा, इसके अलावा इस मेल के जो ये होता है ग्लैंस होता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, तो इस पर होती है एक स्किन का कवर होता है, जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। तो हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। अब ये जो है इसके ऊपर इस तरह से कवर चढ़ा हुआ होता है इस ग्लैंस के ऊपर, ऐसे मेल के में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। अक्सर मुस्लिम्स में और जूइश के अंदर मेल जो बच्चे होते हैं उनकी ये फोर स्किन कटवा दी जाती है, जिसको हम सरकमसेशन कहते हैं, इसको रिमूव करवा दिया जाता है। इसको को हम क्या कहते हैं, इसको हम सरकमसेशन कहते हैं। तो ये कवर होता है अक्सर ग्लैंस, किससे, ये जो है वो फोर स्किन से कवर होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो शेफ्ट है। शेफ्ट जो है वो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम शेफ्ट कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, ये शेफ्ट। इस शेफ्ट के अंदर होती है लेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें होती हैं लेयर्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। यानी ये जो पेनिस का ऊपर वाला, जो पीनस का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो है वैसे लेयर्स होती हैं किसकी, इरेक्टाइल टिश्यूज की। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब ये है कि जब मेल को अपने स्पर्म डिस्चार्ज करने होंगे फीमेल की बॉडी में, तो मेल का जो ये पेनिस पीनस जो है, इसके शेफ्ट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड जाएगा। जब ब्लड जाएगा बहुत ज्यादा, तो उस ब्लड के जाने की वजह से उसके अंदर टर्जिडिटी आ जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, वो इरेक्ट हो जाएगा, ताकि इजिली जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स को क्या कर सके, डिस्चार्ज कर सके। तो वो जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो कि पेनिस जो पीनस होता है उसको जो इरेक्ट करते हैं, वो टिश्यू वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो इस शाफ्ट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम रूट की बात करें, तो ये जो यहाँ पर ये जो रूट है बेसिकली पीनस की, ये बेसिकली क्या करती है, रूट अटैच करती है किसको, अटैच पीनस विद पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया। ये जो एब्डोमिन होता है हमारा, ये जो हमारा एब्डोमिन है, एब्डोमिन का नीचे वाला एरिया जो है उसको कहते हैं पेल्विक एरिया। एब्डोमिन से नीचे का जो एरिया है उसको क्या कह रहे हैं, पेल्विक एरिया कह रहे हैं। इसी तरीके से ये पीनस की जो जड़ है, वो क्या करती है, इसको पीनस को जो है वो इसके साथ अटैच करती है, एब्डोमिनल एरिया के साथ क्या करके रखती है, अटैच करके रखती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो इसको हम कहेंगे रूट। तो इट वाज ऑल अबाउट पीनस। पीनस के बाद हम अब बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाते हैं, तो वो आते हैं स्क्रूटम। और स्क्रूटम का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट टेस्टिस। टेस्टिस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, ये एक टेस्टिस है, ये दूसरी। तो ये जो एक स्किन के अंदर बंद है, ये पाउच ऑफ स्किन के अंदर जो बंद है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्क्रूटम। इसने क्या किया हुआ है, इसने जो है वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट किया है। और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ क्या करती है, कीप एट टेम्परेचर सेवरल डिग्री बेलो द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर यहाँ पर रखती है। बॉडी का टेम्परेचर 37 है, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, वो इस तरह का है कि जिसकी बॉडी के टेम्परेचर से जो है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या रखता है, स्क्रूटम थोड़ा कम रखता है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी, किस वजह से, ताकि वहां पर क्या डेवलप हो सके, वहां पर जो है वो स्पर्म बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। सो इट वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या बात कर ली, I told you about human male reproductive system. And human male reproductive system, I told you that we can divide, we can divide into two parts. One is internal genitalia
and second one is external genitalia. Internal genitalia comprises of male gonad, testes, and accessory system. Accessory system consists of accessory gland and accessory ducts. While in description of testes, I told you that in testes there are lobules, in lobules there are seminiferous tubules, and seminiferous tubule sperms are produced. In accessory system, I told you that there are three accessory glands. I told you about three accessory glands. One is seminal vesicle, second one is prostate gland, and third one is bulbourethral gland. And in ducts, I told you about retitestes. After retitestes, I told you that there are afferent ducts, there is didymus, and there is vas deferens, ejaculatory duct, and urethra. These are all ducts of male reproductive system. In external genitalia, I told you about two parts. One is penis, which is copulatory organ, and after that, I told you about scrotum. So this was all about male reproductive system.